हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो टॉपिक देखा था सामुदायिक संगठन वाला, उसके आगे हम आज इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। इस टॉपिक में रोजगार ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। हम 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, सामाजिक समूह और आंतरिक गवर्नेंस। इससे जो हमारा सामुदायिक संगठन वाला जो वो पूरा टॉपिक है जो सिलेबस में हमारे दिया हुआ है वो सारा कवर हो जाएगा। अब इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो कल जो हमने देखा तो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, आप ऐसा मान के चलिए, उसी के आगे है। ओके, तो अब इसको हम समझते हैं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या इसको मनरेगा भी कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, इसको एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया। पहले एक सामान्य योजना थी, बाद में इसको अधिनियम बना दिया गया। ये 2005 में आया। इसको नरेगा भी, पहले नरेगा कहते थे और बाद में इसका नाम महात्मा गांधी कर दिया गया 2010 में, तो इसको फिर मनरेगा कहा जाने लगा। मनरेगा कार्यक्रम के तहत क्या होता है? प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने वाले इच्छुक व्यक्ति सदस्य को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार देता है। मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए रोजगार उत्पन्न करने वाली एक योजना है, ठीक है, जिससे जो कुशल श्रमिक नहीं होते हैं, है ना, जिसमें ऐसे कार्य जिनमें कुशलता की आवश्यकता नहीं होती, उनको अकुशल श्रम कहा जाता है। तो अकुशल श्रमिकों को और वयस्क होना चाहिए, ठीक है। इनको 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिलता है। दैनिक बेरोजगारी भत्ता, परिवहन भत्ता, यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में कोई काम हो रहा है तो फिर परिवहन भत्ता भी मिलता है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा से काम होते हैं, क्या बनते हैं? तालाब बनते हैं, रोड बनती है ना, मेड़ बंधान का काम होता है। तो ऐसे अलग अलग काम होते हैं, पंचायत करवाती है काम और मनरेगा के तहत लोग ये काम करने जाते हैं। मनरेगा को गांव में उत्पादक श्रम की मांग को बढ़ाकर ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक चांदी की गोली माना जाता है। मतलब ये ऐसा माना जाता है कि एक चांदी की गोली है जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करेगी, उत्पादकता बढ़ाएगी, ठीक है। फिर आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार 2015 से इसको लॉन्च किए हुए है। इसमें क्या होता है? घर बनाने के लिए जो बीपीएल से नीचे लोग होते, बिलो पावर्टी लाइन, है ना, बीपीएल से नीचे जो लोग होते हैं उनकी मदद करती है। जो उनके कच्चे घर रहते हैं उनको उन्नयन करने के लिए सरकार इसमें सहायता राशि देती है, अनुदान देती है, ठीक है। तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये केंद्र शासन की है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लागू कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार जो है करती है। 25 दिसंबर 2000 में ये लॉन्च हुई थी। इसमें क्या होता है? इसकी कुछ शर्तें हैं। तो इसमें शर्त क्या है? देखो, शर्त देख लो कि इसमें इसका आकार कैसे निर्धारित होगा। 2001 की जनगणना के माध्यम से 500 प्लस मैदानी क्षेत्र और 250 प्लस पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र। मतलब कहाँ पे सड़क बनेगी, एक कनेक्टिविटी जो एक एकल सड़क बननी है वो कहाँ बनेगी? तो अगर मैदानी क्षेत्र है तो 500 से ज्यादा लोग वहां रहने चाहिए, उसको जोड़ना है। और यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र है, मतलब पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है, यदि कोई विशेष जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे 250 से ज्यादा लोग यदि निवास रहते हैं तो उसको भी एकल सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पंचायती राज संस्थाओं का विकास प्रक्रिया में सहयोग लेने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 27 जनवरी 2003 को हरियाली नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। हरियाली नामक कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि का विकास कार्यक्रमों अर्थात IWDP, DPAP और DDP के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लेना, कुल मिला के बंजर भूमि का विकास करना, वहां पे पौधारोपण वगैरह करना, ठीक है। अब आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है, NRLM, आपने सबने इसका नाम सुना हुआ है। जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया था और इसका उद्देश्य क्या होता है? गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास करना और उनकी वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सुनिश्चित करना, जिससे वो अपने आजीविका का साधन तलाश सके और उसके लिए कार्य कर सके, है ना। इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है? स्व सहायता समूहों के माध्यम से होता है। इसमें समूह होते हैं, सामुदायिक संस्थाओं से मिलकर ये लोग काम करते हैं। स्व सहायता समूहों को बैंकों से
ऋण मिलता है, ठीक है। और इसमें ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को इस एसएचजी में जोड़ा जाता है। समूह होते हैं, उसमें महिला जुड़ी होती है जो गरीब परिवार की होती है। और फिर ये क्या करते हैं, अपने कोई कार्य ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं मसाले उत्पादन करना, खाद उत्पादन करना, ये सारे जो कार्य है ये इसके माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरिया पूरा 2003 की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसंरचना और रोजगार अवसरों का निर्माण करना, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। यहाँ से हम स्थानीय स्वशासन पढ़ने वाले हैं कि ग्राम पंचायत और जो पंचायती राज की अवधारणा कैसी आई, संविधान में क्या संशोधन हुए और उसने हमारे समाज पे क्या प्रभाव डाला, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव डाला। तो सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित सूची विषय सूची में रखा गया। 1935 में क्या भारत शासन अधिनियम के तहत इसको और व्यापक बनाया गया। इसके बाद 1957 में योजना आयोग, जिसका स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है, इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है। नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी। ओके, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, जिसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की थी और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो, इसको समझो। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जब संविधान में संशोधन हुआ 73वां, तो कब हुआ, किस सन में हुआ, 1992 में हुआ। इस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ओके। संसद में पारित हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई, आखिर में कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। एग्जाम में पूछता है ये 24 अप्रैल 1993 प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ओके। यह संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछता है कि संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, भाग 9 में, ओके। और आर्टिकल 243 में इसकी चर्चा की गई है, भाग 9 का आर्टिकल 243। इसमें पंचायतें नामक शीर्षक के तहत 243 से लेके 243 अड़ा या 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित क्या है, उपबंध है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इसमें 29 विषयों की सूची दी गई है, ओके। तो संविधान में 73वां संविधान संशोधन हम देख रहे थे, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत 29 विषयों को इसमें व्यवस्था दी गई। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, 29 विषय है ना, 29 विषय, 29 विषय जो हैं इसमें दिए गए, ओके। अब इसके अंदर के आपके आर्टिकल्स नहीं आएंगे, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस इतनी ही चीजें पूछी जाएंगी। अनुच्छेद 40 से संबंधित है, आर्टिकल 40 से संबंधित है। आर्टिकल 40 में संविधान में क्या दिया है, राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही क्या कहा गया, संविधान की 7वीं अनुसूची यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में भी ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने के अधिकार राज्य को दिए गए, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया। पर आपको ये सारे याद रखने, बहुत कम चीजें हैं, है ना, ये याद की जा सकती हैं। अब आता है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया। इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 क में इसको जोड़ा गया और ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। वो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से, और ये 1 जून 1993 से।
इसके तहत 243 आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ZG तक इन नगर पालिकाओं के संबंध में इसमें उपबंध किए गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो हिंदी वाला थोड़ा कठिन होता है, आप इंग्लिश वाले से याद कर लोगे तो ज्यादा सही है। 243P से लेके 243ZG तक इसमें नगर पालिकाओं के गठन का जो है आर्टिकल 243Q में इसके गठन का प्रावधान किया गया और इसके 3 स्तर भी बताए गए। ठीक है, एक होती है नगर पंचायत जो छोटे क्षेत्रों में होता है, आपको पता है, ऐसे गांव जो थोड़े शहरों में जैसे परिवर्तित हो गए। नगर पालिका थोड़े उससे भी थोड़े बड़े शहर जो होते हैं उसमें नगर पालिका होती है, और जो बहुत बड़े शहर होते हैं वहां नगर निगम होती है। ओके, इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें 18 विषय, वहां 11वीं अनुसूची थे, 29 विषय थे, यहाँ 12वीं अनुसूची है और 18 विषय है। ठीक है, वो ग्राम पंचायत की बात थी, या नगर पंचायतों की बात है। अब आता है एक अलग टॉपिक जिसको कहते हैं सामुदायिक लामबंदी। ओके, यह समुदाय के भीतर होने वाली कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए एक रणनीतिक प्रक्रिया है। जब किसी समुदाय के अंदर कोई कार्रवाई होती है, उसको प्रेरित करने के लिए जो काम होते हैं उसी को कहते हैं सामुदायिक लामबंदी। जैसे हम इसमें किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेते हैं कि किसी समुदाय का शिक्षा के स्तर को सुधारना है, तो वो क्या करेंगे, सब मिलकर लामबंद होकर, मतलब एक साथ मिलकर किसी काम को करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, स्वच्छता हो, शिक्षा हो, सामाजिक आर्थिक विकास हो, कोई भी महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, ताकि क्या हो, व्यापक स्तर पे जीवन स्तर में सुधार हो सके। ठीक है, इस प्रक्रिया में बहुत सारे समूह एक साथ काम करेंगे जो समान स्तर पे सहयोग करते हैं और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। ओके, अब इसकी कुछ विशेषता है, सामुदायिक लामबंदी की क्या विशेषता है इसको भी देख लो। इसमें क्या होता है, ये सहयोगात्मक होते हैं, ये प्रक्रिया सभी हितधारकों के लिए, सभी एजेंसियों के लिए जो है सहयोग को, तालमेल को बढ़ावा देगी, समावेशी भी होंगे। ठीक है, और क्या होगा, सशक्तिकरण भी होगा, सभी समुदाय का सशक्तिकरण होगा, ये सबसे मिलके जो है ये सभी चीजें सामुदायिक लामबंदी की विशेषताएं होंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं इसके संबंध में, ये अलग चीज है ना, ये अवधारणाएं अलग हैं। अब इसको समझिए, एक होता है समाज। समाज क्या होता है, समाज का तात्पर्य क्या है, व्यक्तियों के समूह से है जो अपनी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी के माध्यम से करता है। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। मैकाइवर कहते हैं एक चिंतक थे जिन्होंने क्या कहा, समाज के तत्व बताए कि कुछ तत्व स्वतंत्रता, सामाजिक कार्यप्रणाली, पारस्परिक सहयोग, रीतियां, मानव व्यवहार द्वारा नियंत्रण, समूह और उपसमूह और अधिकार, यानी समाज के अंतर्गत ये कुछ चीजें आती हैं, ऐसा मैकाइवर ने कहा। तो समाज क्या है, लोगों का समूह है जिसमें वो अपनी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं एक दूसरे के माध्यम से। समाज का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका मोहल्ला है, पड़ोस है, तो क्या करते हैं आप, सामाजिक रूप से सबसे घुलते मिलते हैं, बात करते हैं, किसी को कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति में सहयोग करते हैं। तो यही सब चीजें मिलकर एक समाज का, एक सोसाइटी का निर्माण करती है। अब आती है दूसरा एक शब्दावली है समितियां, एसोसिएशन। समिति क्या है, समिति एक दूसरे के सहयोग से बनने वाली एक संस्था होती है। ठीक है, और जो संगठित होती है और ये एक संतुलित रहती है, मतलब ये एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव होगा। जैसे यही व्यवस्था कहाँ मिलेगी आपको, समाज में, विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेजेस में, राजनीतिक संगठन कभी भी देखने मिलते हैं। मतलब जो जानबूझ के एक समिति या संगठन बनाया जाता है, यह उसकी बात करता है। अब किसी ने इसकी परिभाषा दी गिलिन और गिलन ने। इन्होंने क्या बोला कि समिति व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ मिलके मान्य या स्वीकृत कार्यविधि व व्यवहार की रीति से संगठित होता है। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है पर आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा है मैकाइवर और पेज, इसने क्या बोला, समिति की परिभाषा दी है कि समिति क्या है, एक समान उद्देश्य और अनेक उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित समूह है। ओके, इसने बोला विशेष उद्देश्य और इसने बोला सामान्य या अनेक उद्देश्य। बस इस टाइप से आप याद कर लो। इसने समिति की विशेषताएं भी बताई कि व्यक्तियों का समूह होता है, मूर्त होता है और इसका निर्माण विचारपूर्वक किया जाता है, यानी जानबूझे जिसका निर्माण किया जाता है वो क्या होगी, समिति होगी। बाकी हम जहां रहते हैं वो सब हमारा क्या है, समाज है, सोसाइटी है। सामाजिक समूह, अब सामाजिक समूह देखो, सामाजिक समूह क्या है। सामाजिक समूह का तात्पर्य उस संगठन से है जहां लोग समाज विशेष एक साथ एकत्रित होते हैं, जिनका कोई विशेष लक्ष्य होता है, इनके उद्देश्य होते हैं, अंतर संबंध होते हैं और एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं। पी जिसबर्ड के अनुसार सामाजिक समूह एक पहचानी जा सकने वाली संरचना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तियों का संकलन होता है, एक साथ लोग रहते हैं। मैकाइवर और पेज ने क्या बोला, सामाजिक समूह से अभिप्राय क्या है, मनुष्यों का ऐसा समूह
जो एक दूसरे के साथ विशेष सामाजिक संबंध में रहता है। ओके, अब सामाजिक समूह की इन्हें कुछ विशेषताएं बता दी कि एक से ज्यादा समूह होंगे, निश्चित संरचना होगी, स्थायी और अस्थायी होगा, पारस्परिक निर्भरता होगी। ठीक है, अब आता है परिस्थिति और भूमिका, इसको भी देखिए। स्टेटस और रोल, तो स्टेटस और रोल क्या है, परिस्थिति क्या है, सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति को प्राप्त होने वाले पद, सम्मान, अधिकार और कर्तव्यों आदि के अनुरूप ही समाज में उनके स्थान का निर्धारण होता है, इसे ही परिस्थिति कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, परिस्थिति मतलब किसी व्यक्ति का स्टेटस। देखो व्हाट्सएप में तो आप सबका स्टेटस देखते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में ज्यादातर लोग क्या है, दूसरों का स्टेटस ही देखते रहते हैं, वही स्टेटस है परिस्थिति। मतलब क्या, किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला उसका कोई पद या सम्मान या कोई अधिकार या उसके कोई कर्तव्य है जो समाज ने उसको दिया है, तो वो क्या है, उसकी परिस्थिति है, उसका स्टेटस है। ठीक है, लेकिन ये जो व्हाट्सएप का स्टेटस, जो व्हाट्सएप में देख देख के स्टेटस आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति का स्टेटस है, वो स्टेटस नहीं है, वो दिखावा है। ठीक है ना, आप देखिए कि कोई जैसे शाहरुख खान को लीजिए, तो वो बड़े बहुत अच्छे और मतलब कहना चाहिए बड़े विद्वान एक्टर हैं, आप सिर्फ उनकी एक्टिंग देखते हैं, लेकिन जब आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना पढ़ता है, कितना विद्वान है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ एक एक्टर के तौर पे नहीं, एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर भी उसकी पहचान होती है। ठीक है ना, जैसे आप आमिर खान का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, परफेक्शनिस्ट, क्योंकि वो हर काम में परफेक्शन लाते, चाहे उनकी कोई भी मूवी हो। तो क्या होता है, ये उनका स्टेटस है। ओके, ये उनका स्टेटस है। ओके, अब हम आगे देखते हैं परिस्थिति का निर्धारण। तो परिस्थिति का निर्धारण क्या होता है, निर्धारण अनेक कारकों जैसे आयु, शक्ति, जन्म, धर्म, जाति, लिंग आदि पर निर्भर करता है। स्टेटस किस पे निर्भर करता है, ये सभी चीजों पर निर्भर करता है। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, यानी स्टेटस दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया स्टेटस दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेटस क्या होता है, जो व्यक्ति को आनुवंशिक तौर पे मिलता है, जो उसको पैदा होते के साथ ही मिलता है, सामाजिक नियमों, जाति, धर्म आदि के आधार पर प्राप्त होता है। जबकि अर्जित स्टेटस क्या होता है, वो अपनी योग्यता, क्षमता, कला, कार्य के आधार पर हासिल करता है। ठीक है, जैसे देखिए जब व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या होता है, उसको उसके गुण, माता पिता से मिलने वाले गुण पहले से ही मिले होते हैं, वो इसकी एक स्टेटस होता है। दूसरा, उसको जन्म से ही उसकी जाति निर्धारित होती है, धर्म निर्धारित हो जाता है माता पिता की जाति और धर्म के आधार पे। बाद में हो सकता है कि उसको वो धर्म पसंद ना आए और बाद में वो तो कोई दूसरा धर्म मानने लगे, उसके लिए वो स्वतंत्र है भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन जन्म लेते समय तो जब वो जानता नहीं है, तब तो उसके माता पिता के अनुसार ही उसका धर्म माना जाएगा कि हाँ भाई ये इस धर्म के हैं माता पिता, तो बच्चा भी उसी धर्म का होगा। ये सामान्यतः एक आम प्रचलित अवधारणा है। ठीक है, और दूसरा एक चीज होगी अर्जित स्टेटस, मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, तो उसको क्या, पढ़ के, सीख के, ये सारी चीजों से वो ग्रहण करते हैं। भूमिका या कार्य, रोल, तो जब किसी व्यक्ति का क्या रोल होता है समाज में, वो क्या रोल करता है, तो देखिए एक व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों के अनुकूल जिसकी अपेक्षा की गई है अपने कार्यों का संपादन पूरी निष्ठा और लगन द्वारा किया जाता है, तो उसे उसकी भूमिका कहते हैं। जैसे अभिनेताओं द्वारा फिल्म में किसी किरदार की भूमिका का निभाना। ठीक है, तो कोई मूवी है और उसमें जो है मूवी में कोई जो एक्टर है वो क्या करते हैं, कोई एक भूमिका निभाते हैं, कोई हीरो बनता है, कोई विलन बनता है, इस प्रकार से, है ना, तो वो मूवी में वैसा रोल कर रहे हैं स्क्रीन प्ले के अनुसार। ओके, अब होता है एक सह संस्कृतिकरण या पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक संस्कृति द्वारा किसी दूसरी संस्कृति की विशेषताओं को ग्रहण करना। जब एक संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति की विशेषताओं को और तत्वों को इस प्रकार ग्रहण करती है कि उसकी संपूर्ण प्रणाली ही बदल जाए, लेकिन सांस्कृतिक पहचान बरकरार रहे, तब इसे संस्कृति ग्रहण कहते हैं। ओके, मतलब एक संस्कृति वाले लोग दूसरी संस्कृति वालों की जो चीजें हैं, उनके तत्व हैं, उनको ग्रहण करते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी पूरी प्रणाली बदल जाती है, लेकिन सांस्कृतिक पहचान उनकी फिर भी बरकरार रहती है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति में वेस्टर्न कल्चर को भी बहुत ज्यादा अपनाया जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, सह संस्कृतिकरण या पर संस्कृति ग्रहण, कि हमने वेस्टर्न कल्चर से सीखा। फिर सह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दो संस्कृतियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करती है।
ठीक है। दो संस्कृति के बीच में क्या होगा, एक प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाएगा। फिर दो संस्कृतियों के मध्य निरंतरता होगी और स्थायित्व होगा। दोनों संस्कृतियों में परिवर्तन अनिवार्य भी होता है, क्योंकि संस्कृति में परिवर्तन हमेशा चलता है। परिवर्तन जो है हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हस्तांतरण की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। भाई हम किसी चीज को ज्यादा भी सीख सकते हैं और कम भी सीख सकते हैं। इसमें और क्या होता है, निरंतरता होती, स्थायित्व होता है, प्रसार भी होगा और तीव्रता से बढ़ भी जाएगी। इससे एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में क्या होता है, आत्मसात्करण होता है। कमजोर संस्कृति यानी जो अविकसित है सदैव सशक्त संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमारे देश में हमने अपनी संस्कृति को कमजोर समझा और वेस्टर्न कंट्रीज की संस्कृति को ज्यादा ताकतवर समझा। ये ताकतवर समझने का अर्थ किस परिप्रेक्ष्य में था, उस समय आर्थिक रूप के परिप्रेक्ष्य में था। तो हमने मॉडर्न जमाने, मतलब हमने मॉडर्न जमाना किसको कहा, वेस्टर्न कल्चर को कहा कि मॉडर्न जमाना है, और हमने फिर अपनी वेशभूषा छोड़ के वेस्टर्न कल्चर के कपड़ों को अपनाया। तो ज्यादातर आपको संस्कृति कहाँ देखने मिलती है, कपड़ों में देखने मिलेगी, खान पान में देखने मिलेगी। जो भारत के लोग जो है नूडल्स खाने लगे, आप देखेंगे तो और भी संस्कृति अलग आप मेकअप में भी देख सकते हैं, आप रहन सहन के तरीकों में भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजों से क्या हुआ, दूसरी संस्कृति का हमारी संस्कृति में हमने उसको ग्रहण किया, और क्या हुआ, हमेशा तत्व ग्रहण कहाँ से होगा, कमजोर व्यक्ति, कमजोर जो संस्कृति है वो हमेशा सशक्त संस्कृति से महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण करेगी। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। देशांतरण या प्रव्रजन, मतलब जैसे कोई भारतीय व्यक्ति यदि भारत छोड़ के अमेरिका चला गया तो वो क्या है, वो वहां रहेगा, तो वो वहां की संस्कृति को ग्रहण करेगा, और फिर जब वो क्या है वहां से वापस आएगा, तब तक उसका उस कल्चर में उसकी आदत हो चुकी होगी। तो जब वो इंडिया वापस आएगा तो भी उसका जो रहन सहन है, उसका खान पान है, उसके जो तौर तरीके, वो सभी वेस्टर्न टाइप ही रहेंगे, क्योंकि उस संस्कृति में अब वो घुल मिल गया है। पर संस्कृति ग्रहण क्या स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के सहज रूप से घटित होता है। कोई दबाव देके आपको किसी संस्कृति के अंतर्गत नहीं रख सकता है। संस्कृति को ग्रहण करना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 2006 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। पिछली बार ये प्रश्न आया था। ये क्या करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्रवाई और परामर्श के लिए एक शीर्ष निकाय है, ठीक है। ऐसी एक संस्था है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो है नाबार्ड संस्था, एक सेकेंड, हाँ, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्या कार्य करती है, ये एक जो है राष्ट्रीय बैंक है जो सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण और विनियमन करता है। मतलब जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं जो किसानों को ऋण देते हैं, ये उनके लिए ऋण योजनाओं का संचालन करता है और ग्रामीण परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। 1975 में इनकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी, कमजोर ग्रामीण समुदायों को आवश्यक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए, ठीक है। एक संस्था है भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन। इसकी स्थापना 3 सितंबर 2013 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण गरीबों के जीवन और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक गवर्नेंस, ओके। और इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो आंतरिक गवर्नेंस क्या है, आंतरिक गवर्नेंस का मतलब होता है संगठनात्मक या संस्थानिक स्तर पे एक संगठन या संस्था के अंदर की व्यवस्था, प्रबंधन, नियंत्रण और निगरानी से जुड़ा होता है। यह गवर्नेंस के प्रकार का एक विशेष रूप है जो संगठन के आंतरिक प्रक्रियाओं, निर्णयों और कार्यों की प्रबंधन में संलग्न होता है। ऐसा समझिए, एक संगठन है, संगठन के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो निर्णय होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो सभी चीजें आंतरिक गवर्नेंस कहलाती हैं, ठीक है। आंतरिक गवर्नेंस को ऐसे समझो, आंतरिक मतलब अंदर और गवर्नेंस का मतलब क्या, सरकार। तो एक संगठन के अंदर जो उनकी खुद की एक सरकार है जिसमें वो सारे काम खुद करते हैं, वही आंतरिक गवर्नेंस कहलाती है। अब इसके प्रकार देखो, ओके, अब इसके प्रकार समझिए। इसके प्रकार, तो सबसे पहला है संस्थानिक गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, संस्थाओं और संगठनों के भीतर
निर्णयों की प्रक्रियाओं और संरचनाओं का विश्लेषण शामिल होता है। यहाँ उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की प्रक्रियाएं और संरचनाएं शामिल होती हैं जिस संस्थान के विभिन्न हिस्सों और स्तरों पर होती हैं, जो संस्थान के विभिन्न स्तरों पर होती हैं। एक संस्था है, संस्था में क्या है, निर्णय लेना है, तो निर्णय प्रक्रिया में क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं और संरचनाएं, इसमें सभी शामिल होगा और संगठन के हर स्तर पर शामिल होता है। ठीक है। अब दूसरा आता है कार्यकारी गवर्नेंस यानी एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, सरकार या संगठन के नेतृत्व द्वारा निर्णय लेने और कार्रवाई करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह निर्णय लेने के माध्यमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नेतृत्व की देखभाल के तरीकों को समायोजित करने का विवरण प्रदान करता है। मतलब इसमें क्या होता है, देखो पहले वाले में क्या था, निर्णय लेने की प्रक्रिया और संरचना थी जो कि कहाँ थी, संस्था के हर हिस्से में थी। अब कार्यकारी गवर्नेंस क्या होती है, इसमें निर्णय लेने के माध्यम होते हैं और प्रक्रिया होती है और नेतृत्व भी होता है। ठीक है। और ये सभी चीजों को क्या है, ये सभी चीजों को एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसमें सब चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत शामिल होती है। तीसरा होता है धार्मिक गवर्नेंस। ठीक है। धार्मिक गवर्नेंस क्या होता है, ये धार्मिक संगठनों और धार्मिक परंपराओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक है। फिर आता है सामाजिक गवर्नेंस। सामाजिक गवर्नेंस क्या है, सामाजिक गवर्नेंस सामाजिक संस्कृति, समाज के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन से निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें संस्कृति भी होगी, समाज भी होगा और उसके जितने पहलू होंगे उस सब में मैनेजमेंट करने की जो प्रक्रिया होगी वो होगी सामाजिक गवर्नेंस। ये समाज में समर्थन, साझेदारी और समाज की स्थिरता को बढ़ाने के लिए काम करता है। अब आंतरिक गवर्नेंस के कुछ मुख्य पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। ये देखो इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो एक है संगठनात्मक संरचना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संस्था में एक संरचनात्मकता होती है, एक हायरार्की होगी, ऊपर कौन सा अधिकारी होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कोई संस्था की संरचना इस प्रकार की होगी, तो सबकी अलग अलग जगह होगी, सबका काम निश्चित होगा। ठीक है। और ये सब क्या होगा, ये आंतरिक गवर्नेंस का हिस्सा है। दूसरा क्या है, दिशा निर्देशन और नीतियां। तो संस्था की दिशा और नीतियां क्या है, स्पष्ट होंगी और ये स्पष्टीकरण भी किसमें आएगा, आंतरिक गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जब तक संस्था के उद्देश्य और मिशन नहीं समझेंगे तब तक उनको प्राप्त कैसे करेंगे, तो इनके मिशन और उद्देश्य को समझना और उनको फिर प्राप्त करने के लिए मदद करता है। तीसरा है अंतर निर्णय और जिम्मेदारियों का विवरण। ये आंतरिक गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, तो सभी की जिम्मेदारी को तय करता है ये। और उससे क्या होता है, सारी प्रक्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं और काम जो है वो सही तरीके से होता है, हर व्यक्ति का काम वितरित होता है कि आपको ये काम करना है। फिर आता है संवैधानिक नियंत्रण और निगरानी। इसके अंतर्गत क्या होता है, नियंत्रण करने के लिए एक संगठन है, उसमें जो काम हो रहा है उसका एक नियंत्रण करने के लिए भी चाहिए और निगरानी करने के लिए भी चाहिए। नियंत्रण होगा तभी सभी लोग अपना काम बराबर से कर पाएंगे और निगरानी होगी तब जिसके काम में कोई गलती है उसको ठीक भी कर पाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, संवेदनशीलता भी होगी और जो निष्पादन होगा काम में उसकी जवाबदेही भी तय होगी कि आपका ये काम है, आपने किया, ये नहीं किया, ये जवाबदेही तय करती है। आंतरिक गवर्नेंस की कुछ विशेषताएं होती है। तो देखिए अब ये बस ये लास्ट है। इसमें क्या है कि गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो किसी भी आंतरिक गवर्नेंस की जो विशेषता है सबसे पहली होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी क्या होता है, पारदर्शिता। किसी गवर्नेंस में या कोई भी समूह के अंतर्गत जो गवर्नेंस होती है उसके अंतर्गत सबसे पहले होती है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। यानी यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके बारे में सभी को स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। कोई निर्णय लिया जा रहा है तो सबको पता होना चाहिए कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं, हमारे क्या उद्देश्य है, हम इस पर कैसे प्रक्रिया करेंगे, हम क्या कार्रवाई करेंगे। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार रुकता है। ठीक है। यदि आप कोई निर्णय चोरी छुपे लेंगे तो इसमें अन्याय और भ्रष्टाचार होने की संभावना बढ़ती है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे, हर व्यक्ति को पता चले संगठन के अंतर्गत कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। किसी एक व्यक्ति के हित के लिए काम नहीं हो रहा, सभी की बराबर सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी चीज आती है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये क्या होता है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, इसमें जितने व्यक्ति हैं उनको उसके कार्य और उसके निर्णय के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी कुछ भी काम करेगा, है ना, ये भी होगा। तो
तो ये जो जिम्मेदारी है ये इसीलिए तय की जाती है कि आपकी जिम्मेदारी, यदि आपने काम किया तो अच्छी बात है, अगर आपने काम नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी तय होगी कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। फिर आती है संवेदनशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये क्या है, इसमें संवेदनशीलता क्यों है, क्योंकि समय समय पे लोगों की आवश्यकताएं है ना, जो हमारी व्यवस्था में लोग हैं उनकी आवश्यकताएं होती है और उनको चुनौतियां भी मिलती हैं उनके कामों में। तो ये दोनों के लिए क्या करना, उनको समायोजित करना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाना, उनको इतना सक्षम बनाना कि किसी भी प्रकार की चुनौती से वो लड़ सके, और ये सुनिश्चित करना कि सरकारी तथा संस्थानिक कार्यक्रम और नीतियों का अनुकूलन लोगों की जरूरतों और प्रत्याशाओं से होता रहे। अर्थात कि जो लोग उस संस्था या समाज, उस संस्था उसके काम से जुड़े हैं, उस संस्था की नीतियां हो वो किसके अनुकूल हो, लोगों के अनुकूल हो, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करें। ठीक है। फिर आता है संपादन, इफेक्टिवनेस। तो जो ये क्या दर्शाता है कि गवर्नेंस की जो क्षमता है निर्णय लेने में या उन्हें पूर्ण करने में वो सक्षम हो। जो आंतरिक गवर्नेंस है, जैसे सरकार है तो आप सरकार को ही समझ लीजिए, तो सरकार क्या है, सरकार की क्या विशेषता होती है कि सरकार सारे निर्णय लेने में सक्षम होती है, अनुकूल होती है, प्रबंधन मैनेजमेंट होता है, इनकी कार्रवाई के प्रभावों को माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई काम किसी ने गलत किया तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा, तो ये मापा जा सकता है कि मान लीजिए कोई कार्रवाई हो रही अच्छी हो रही है तो क्या प्रशंसा हो सकती है, यदि गलत हो रही है तो क्या हो सकता है, उसको मापा जा सकता है कि हमने इतने लोगों को दंड दिया या हमने इतने लोगों को पुरस्कार दिया। फिर न्याय संगतता, फेयरनेस होना चाहिए, मतलब किसी के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो भी निर्णय होंगे सबके लिए बराबर से होंगे, सभी लोगों पे समान रूप से लागू होंगे। इससे क्या होगा, समाज को उसको समर्थन मिलेगा और विश्वासघात कोई नहीं करेगा। ठीक है, इस स्थिति से बचा जाएगा। सामुदायिक मोबिलाइजेशन कई प्रकार का होता है, देखो मोबिलाइजेशन के लिए भी लिख दिया है। सामुदायिक मोबिलाइजेशन क्या होता है, सामुदायिक मोबिलाइजेशन समाज का एक सक्रियता समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, सामाजिक मोबिलाइजेशन होगा, राजनीतिक होगा, आर्थिक होगा, यातायात और परिवहन होगा। संगठनात्मक मोबिलाइजेशन के कारक क्या होते हैं, लीडरशिप, सामाजिक नेटवर्क, संघर्ष और समर्थन, संवेदनशीलता और मोटिवेशन, और समय और परिस्थितियां। सामूहिकता, सक्रियता और उत्तेजना, जागरूकता और शिक्षा, प्रभावशीलता, नेतृत्व आदि मोबिलाइजेशन की विशेषता है। अब इसको एक उदाहरण से समझो, अभी समझ में आ जाएगा। यदि आप थोड़ा बहुत न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, काफी समय लंबे अरसे से चल रहा है। ठीक है, एक इजराइल और फिलिस्तीन में भी चल रहा है, गाजा पट्टी में संघर्ष चल रहा है। तो आप देखिए कि जहां युद्ध हो रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन का समझ लीजिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा समुदाय जो है मोबिलाइज कर रहा है। मोबिलाइज करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मोबिलाइज करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब ये क्यों हो रहा है, सामाजिक रूप से हो रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे लोग जा रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक संघर्ष हो रहा है। राजनीतिक संघर्ष मतलब युद्ध हो रहा है, एक तो पहले युद्ध हो रहा है। युद्ध किसके कारण से हो रहा है, राजनीति के कारण से हो रहा है, क्योंकि रूस वहां उस हिस्से में कब्जा करना चाह रहा है, इसके कारण हो रहा है। उसके कुछ अपने आर्थिक हित भी होंगे कि वहां पर कब्जा करने से उसको कुछ फायदा होने वाला होगा। ठीक है, और फिर किसके माध्यम से होगा मोबिलाइजेशन, लोग कैसे गए होंगे, पैदल तो गए नहीं होंगे सारे, कोई यातायात के साधन से गए होंगे, कोई परिवहन के साधन से, कोई स्वयं के वाहन से गया होगा। तो ये जो सारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाली चीजें हैं वो किन कारकों के आधार पे होती है, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का पलायन होता है। मोबिलाइजेशन को एक प्रकार से आप पलायन भी कह सकते हैं, पर मोबिलाइजेशन बड़ी अवधारणा है, मोबिलाइजेशन के अंतर्गत पलायन आता है ना। तो ये क्यों होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती है। लोग शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लोग अच्छे रहने सुख सुविधाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, गांव से लोग शहरों की ओर आते हैं, शहर से महानगरों की ओर जाते हैं। यही सब एक समुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाना है, प्रस्थान करना है या पलायन करना है, यही सामुदायिक मोबिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सबको लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।